और कैसे भी आप सभी लोग, मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग लगातार ये क्लास हमारा जो है चल रहा है, जिसमें हम मैथ एक तरफ से पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा क्या चल रहा है, साइंस। आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा दूसरा चैप्टर होने वाला है अम्ल, क्षार और लवण। तो जैसे कल हमने उस चैप्टर को पहले अलग से समझा था, क्या क्या चीज़ें उसमें थी, कैसे कैसे क्या था, ठीक है, तो जो उसका बेसिक था, तो उसी तरह आज भी हम इस चैप्टर को पहले हम क्या व्हाइट बोर्ड पे पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और क्या क्या हमको पढ़ना है और किस पे फोकस करना है। देन उसके बाद हम आते हैं क्या, PDF पे आएंगे और एक तरफ से पूरा टॉपिक क्लियर कर लेंगे और एक ही वीडियो में है ख़त्म, पूरा कंप्लीट आपका जो कंप्लीट इसी वीडियो में ख़त्म। अम्ल, क्षार, लवण जो भी है एक ही वीडियो में आपको ख़त्म। जैसे हमने पिछला वीडियो पढ़ा था क्या, रासायनिक अभिक्रिया, एक ही में ख़त्म। एक चैप्टर का मात्र एक वीडियो हमेशा हो, चाहे वीडियो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसी में हम पूरा क्या करें, पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं अध्याय 2 आज हमारा है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, सबको एक एक करके हम देखना स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो मैं पहले से आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत लिख के रखा हूँ। देखिए, अम्ल, क्षार एवं लवण होते क्या हैं भैया। जो स्वाद में अम्ल हम किसे कहते हैं, अम्ल हम किसे एकदम शॉर्ट में लिखे हैं। अगर आपको याद हो गया तो समझ लिया अम्ल का पूरा काम खत्म हो गया। इतने में एक पेज, बस पूरा टोटल इतना ही आपको पता हो जाए तो भी समझिए आपका अम्ल क्या है, खत्म हो जाएगा। जो स्वाद में क्या हो, खट्टे हो, जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है और नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल। अम्ल देखिए, अम्ल हम कैसे लिखते हैं, हम अम्ल लिखते हैं अम्ल, क्या लिखते हैं, अम्ल। तो अम्ल में आप देखेंगे कि अम्ल में जो है भैया कि अम्ल में आपका जो ल है कहाँ रहा है, लास्ट में। ल कहाँ रहा है, लास्ट में। तो मतलब ल से क्या स्टार्ट होता है, लाल। ल से क्या स्टार्ट होता है, लाल। तो अम्ल से अम्ल, ल से क्या होता है, लाल। तो जो नीले लिटमस को क्या कर दे, लाल कर दे। तो ऐसे आप याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है क्या इसमें कि अम्ल यहाँ नीले को लाल करता है, वो लाल को नीला करता है। तो ल बाद में आया तो बाद में होगा लाल, तो उसके पहले क्या रहेगा, नीला। तो आपको बात समझ में आ गई कि नीले लिटमस को क्या कर देता है, अम्ल लाल कर देता है। और ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है वहाँ से। क्या देता है, हाइड्रोजन। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, अगर अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया की जाएगी तो वहाँ पे जो है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मतलब हाइड्रोजन आयन ये देते हैं। इसमें अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, ये होते हैं 4 प्रकार के आपके अम्ल होते हैं। इन चारों को एक एक देखते हैं बस शॉर्ट में। वे अम्ल जो जल में घुल जाए, मतलब ऐसे अम्ल जो क्या करे, जल में घुल जाए, उसे कहेंगे प्रबल अम्ल। और ऐसे अम्ल जो क्या हो, पानी में पूरी तरह से न घुले, आंशिक रूप से घुले, मतलब पानी में पूर्ण रूप से जो न घुले उसे क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाए उसे कहेंगे प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल भी 2 तरीके से है, प्रबल अम्ल भी क्या है, 2 तरीके से। एक हम कह देंगे सांद्र अम्ल, एक कह देंगे तनु अम्ल। मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्रबल अम्ल 2 प्रकार का है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि जो सांद्र अम्ल भी है ना, तो अम्ल अधिक जल कम, अम्ल अधिक होता है जल कम होता है। ऐसा विलयन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, अधिक हो और जल की मात्रा कम हो। और दूसरा में भैया तनु अम्ल, तनु मतलब तनी से, तनु मतलब तनी से। तो जिसमें अम्ल क्या हो, तनी से हो। भोजपुरी में क्या कहेंगे, जिसमें अम्ल क्या हो, थोड़ा हो, जिसमें अम्ल कम हो और पानी ज़्यादा हो। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, उसे हम कहेंगे तनु अम्ल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगला हम कह रहे हैं कि जो अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, मतलब अम्ल के साथ कभी धातु के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, कभी धातु कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, अगर अम्ल को कभी हम क्षार के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, कभी अम्ल को हम धातु ऑक्साइड के साथ। तो टोटल 1 2 3 4 आपको 5 याद रखने हैं अम्ल में, बस केवल 5, यहीं से आपका रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं अम्ल के साथ धातु को मिलाता हूँ, क्या करता हूँ, अगर मैं अम्ल के साथ धातु को मिलाता हूँ तो जैसे ही मैं अम्ल के साथ क्या करेंगे, अगर भी हम अम्ल के साथ धातु को मिलाएंगे तो लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। ये आपको याद रखना है कि
कोई भी अम्ल हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे क्या हो HCl हो, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, चाहे नाइट्रिक अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, अगर उसके साथ कोई मेटल को हम रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ से जल निकलेगा और क्या निकलेगा, लवण। मतलब जल को आप पहले निकाल दीजिए, जो बच रहा है उसको रख दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। इसी तरह क्या है, अगर मैं अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट को मिलाऊंगा तो वो भी क्या दे रहा है, लवण और जल दे रहा है, और स्टर्म क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टर्म दे रहा है। तो अगला क्या है, अगर अम्ल के साथ अगर हम क्षार को मिलाते हैं तो क्या देता है, लवण और जल देता है। और इसी तरह अगर अम्ल के साथ क्या कर रहे हैं, धात्विक ऑक्साइड को मिला रहे हैं तो ये भी क्या कर रहा है, लवण और जल दे रहा है। और यहाँ पे अगर अम्ल के साथ जल को मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन देता है, क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, अगर अम्ल के साथ किसी भी चीज़ का हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या रहा है, लवण और जल, लवण और जल। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर धातु के साथ रिएक्शन कराना है भैया तो लवण और जल तो 100% आएगा, और बस जब धातु कार्बोनेट हो गया तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई बस, और बाकी कुछ इसमें नहीं है। सब में देखिए, तो आपको बस एक याद करना है कि अगर धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो लवण और जल के साथ साथ क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो बाकी आपको एक बार में याद हो गया होगा कि भैया जितने सारे अम्ल हैं उसको अगर हम किसी के साथ अपक्रिया करवाते हैं, मोटा मोटी अगर याद रखेंगे, किसी धातु के साथ, चाहे क्षार के साथ, चाहे धातु ऑक्साइड, चाहे धातु कार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे जल और लवण हमारा बनता है, मतलब लवण और जल बनता ही बनता है। बस एक स्थिति आपको याद रखनी है कि जब धातु कार्बोनेट होगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये टोटल बस इतना ही धातु है, मतलब अम्ल इतना ही है। अम्ल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, प्रबल, दुर्बल, सांद्र, तनु। अम्ल से अपक्रिया कितनी हो रही है तो इसको भी काउंट कर लो कितना हो रहा है, बस आपको इतना ही याद करना है, ज़्यादा नहीं। हम कह लेंगे भैया 1 2 3 4, तो देख रहे हैं कितना है, 5। आपको क्या कर रहा है, अम्ल के साथ 5 रिएक्शन हो रहे हैं और पाँचों में आपके जल और लवण बन रहे हैं, तो एकदम रटा रटाया हो गया। बस 2 अलग सा दिख रहा है आपको कि जब कार्बोनेट के साथ कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्स्ट्रा दे रहा है, और जब हम अम्ल के साथ जल करेंगे तो क्या दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। बस 2 चीज़ों पे आपको फोकस करना है, बाकी अम्ल क्या हो गया, यहीं पे खत्म हो गया। बाकी पूरा डिप्थ तक अंदर हम नोट्स में देखेंगे कि इसका क्या क्या एग्जाम्पल होता है, क्या क्या नहीं होता है। अगला देखिए, जैसे 4 उसमें था, जैसे 4 उसमें था, अम्ल में जैसे क्या था, अम्ल भी हमारा 4 था, क्या था, सांद्र अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल 4 था ना। तो सेम उसी तरह इसमें भी है। क्षारक क्या होते हैं भैया, क्षारक कड़वे होते हैं। क्षारक क्या होते हैं, क्षारक जो होते हैं कड़वे होते हैं, मतलब स्वाद में क्षारक कड़वे होते हैं और अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ये क्या कर रहा है, लाल को नीला, वो नीला को लाल और लाल को नीला, बस पलट दीजिए काम हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा उसी को, हमेशा किसको याद रखिए, अम्ल आया ल बाद में, इसलिए बाद में क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा, और उसके पहले क्या रहेगा, ये नीला रहेगा। इसी को पलट देंगे तो लाल से नीला, नीला से लाल। वहाँ पे बस हाइड्रोजन आयन दे रहा था, यहाँ पे OH ऋणायन दे रहा है। वहाँ धनायन था, यहाँ क्या था, ऋणायन। अब जैसे उसमें जल में क्या है, जल में जब पूरी तरह से घुल जा रहा था अम्ल तो उसे प्रबल अम्ल कर रहे थे। इस तरह जल में पूरी तरह घुल जाएगा कौन, क्षार, जिसको प्रबल क्षारक कहेंगे। और जल में आंशिक रूप से घुलेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा घुलेगा, तो इसे कहेंगे क्या, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार कहेंगे, और वो क्या था, दुर्बल अम्ल। इसी तरह सांद्र में क्षारक की मात्रा अधिक, पानी की मात्रा कम। सेम वही है, तनु, क्षारक कम, पानी ज़्यादा। तनु मतलब कम, तनु मतलब थोड़ा सा, तनी सा। अगर कम है तो क्या कहलाएगा, तनु अम्ल, चाहे तनु क्षारक। क्षार कम है तो क्षारक, अम्ल कम है तो अम्ल। और यहाँ पे अम्ल ज़्यादा है तो सांद्र अम्ल, अम्ल कम है, क्षार कम है तो सांद्र क्षारक। बस कुछ करना नहीं, बस पीछे इसके क्षारक लगा दो और पीछे से क्या लगा दो, अम्ल लगा दो। दोनों डिफिनेशन आपका सेम हूबहू काम आपका हो जाएगा। बस यहाँ पे याद रखना है कि ये कड़वा लगता है और लाल को नीला करता है, वो नीले को लाल करता है। यहाँ OH ऋणायन देता है, हाइड्रोक्साइड देता है, वहाँ केवल हाइड्रोजन देता है, वो भी धनायन। तो ये आपका बेसिक था। और आपको एक चीज़ और पता है कि अगर हम अम्ल क्या कर रहे हैं, अगर अम्ल और किसको, क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है, अम्ल क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। ये आपको याद है। अब चलते हैं, आपका नोट्स में लेके चलते हैं कि नोट्स में आपके क्या क्या है। एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे नोट्स में, पूरा टोटल कंप्लीट हम देख लेंगे कि क्या है मेरा। तो चैप्टर की शुरुआत आपकी होती है यहाँ से। अब यहाँ से हम एक करके बारी बारी से 1 बाय 1 करके सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। मैंने कुछ देर पहले बताया स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे। ठीक है, क्या करते हैं, लिटमस को लाल कर देते हैं, अभी आपने पढ़ा।
और आपने क्या देखा, आपने देखा कि लिटमस को लाल कर देते हैं और स्वाद में क्या होते हैं, ये खट्टे होते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में पहले ही आ गई थी। और ये कह रहा है जो एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है क्या, खट्टा। जो एसिड शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है क्या, खट्टा। ये प्रबल अम्ल की डिफिनेशन आपने इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक अम्ल, इसे कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या कहेंगे, नाइट्रिक अम्ल। लिख लीजिए, हाइड्रोलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अच्छा, ये दुर्बल वाला होता है, यहाँ से देखिए ये लैक्टिक अम्ल और ये ऑक्सलैकिक अम्ल। यहाँ CH3COOH का नाम लिख लीजिए आप लोग, अगर भूल जाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत है। इसको क्या बोला गया, फार्मिक अम्ल। ये हमारा एसिटिक अम्ल है, ये क्या हमारा एसिटिक अम्ल है, एसिटिक क्या है, एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल हो गया और ये ऑक्सलैक्टिक अम्ल। अब एक आता है फार्मिक अम्ल, उसको भी आप लोग लिखिए। फार्मिक अम्ल क्या होता है, ये भाई ऐसा अम्ल होता है, ये दुर्बल वाले में आता है। ये क्या है, फार्मिक अम्ल लिख लीजिए, जिसका सूत्र है CH, ठीक है, CH चाहे आप HC कह लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो कह लीजिए CHCOOH, ठीक है। ये क्या है, फार्मिक अम्ल, जो बिच्छू को डंक वोंग में पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है, ये वो चीज़ है फार्मिक अम्ल है। और ये यहाँ पर लैक्टिक, ये ऑक्सलैकिक और ये आपका एसिटिक अम्ल है। ये दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल हमने बताया कि पानी में घुल नहीं पाते हैं, इसीलिए बिच्छू जब डंक मारती है चाहे चींटी काटती है तो हमारे ब्लड में पूरी तरह से घुल नहीं पाता है। तो जहाँ पे वो काटती है, जहाँ पे उसका डंक होता है, वहीं पे क्या होता है, वो जलन होता है। अगला हमारा सांद्र, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है। अभी हमने बताया अम्ल की मात्रा अधिक और पानी क्या हो, कम। यहाँ पे क्या होगा, अम्ल कम, पानी क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ पे बातें आपको हो गई क्लियर। अब आते हैं, आपको लेके चलते हैं क्षार में। अब क्षार देख लीजिए क्या है। अभी हमने बताया क्षार क्या होते हैं भैया, स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार क्या होते हैं, क्षार जो होते हैं भैया स्वाद में आपके कड़वे होते हैं। ये लाल को क्या कर देते हैं, नीले कर देते हैं और OH रेडायन देते हैं। यहाँ सोडियम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होते हैं, हमारे प्रबल क्षारक होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ अमोनिया हाइड्रोक्साइड आपका है, जिसको दुर्बल क्षारक कहेंगे। और क्षार किसे कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। लवण किसे कहते हैं, ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सेम वही चीज़, ये सब क्या है, जल में क्या होते हैं, सब घुल जाते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि लवण अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से, मतलब जो लवण होता है अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के बाद ही प्राप्त होता है। हम क्या करते हैं, जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो वहाँ से हमारा क्या प्राप्त होता है, वहाँ से हमारा साल्ट मिलता है, मतलब लवण मिलता है, जिसे कहेंगे सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। ये है सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। ज़्यादा आप लोग नाम को याद करके रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। मेन इसमें दिक्कत होता है नाम का, नाम आपको याद होना चाहिए, तभी आप रिएक्शन अच्छे से लिख पाएंगे। अब एक नई हेडिंग आपको देखने के लिए मिल गई, सूचक, जिसके बारे में हमने आपको बताया नहीं। सूचक का मतलब होता है एक सूचक, एक जैसे स्केल होता है, बुखार नापने वाला स्केल होता है कि हम थर्मामीटर से बुखार नापते हैं कि कितना बुखार कम है कितना ज़्यादा। तो ऐसे एक स्केल होता है, pH मान, मतलब pH स्केल होता है, सूचक होता है। इसे क्या करते हैं कि एक होता है, एक यूनिट बना के रखते हैं क्या, 7 पर आता है तो वहाँ उदासीन मानते हैं, 7 से कम होता है तो उसको हम एसिड मानते हैं, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षार होता है। वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। इसका रंग या गंध अम्ल या क्षारक माध्यम में बदल जाते हैं। मतलब जो गंध होती है, ये कह रहा है कि सूचक किसी दिए गए विलयन में, मतलब कोई सोल्यूशन है, कोई विलयन है, कोई घोल आपके पास है, उस घोल में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को बताता है कि उसमें अम्ल है कि मतलब क्षार है। कोई घोल आपके पास है, आपको पता नहीं है कि अम्ल है कि क्षार है, तो वो क्या सूचक होता है, वो बताता है कि ये अम्ल है कि क्षार है। और ये इनका रंग या गंध अम्लीयता या क्षार के माध्यम में बदल जाता है। मतलब इसका क्या है, ये जैसे जो होता है सूचक, उसको डालते हैं, जैसे लिटमस पेपर होता है, कलर बदल देता है, तो ऐसे ही सूचक क्या होता है, गंध में पता चल जाएगा। अम्ल के साथ डालेंगे तो कुछ और स्मेल करेगा और क्षार के साथ डालेंगे तो कुछ और गंध करेगा, तो उससे पता चल जाता है किसमें क्या होता है। जैसे देख लीजिए, सूचक के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और एक क्या आता है, गंधी सूचक। प्राकृतिक सूचक में हम क्या कहते हैं, ये पौधे में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, ये
पौधे में पाए जाते हैं। ये लिटमस, लाल पत्ता गोभी और हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी, मतलब इन सब में ये पाए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक हैं। तो मतलब इससे हमको पता चल जाता है कि ये प्राकृतिक सूचक से हमको पता चलता है। इसके जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार के बारे में पता हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है लाल पत्ता गोभी, लिटमस, लिटमस पेपर होता है, ये भी किससे मिलता है, हमारा पौधे से ही तो मिलता है हमारा लिटमस पेपर। और लाल पत्ता गोभी, और ये पौधे के फूल, और हल्दी ये हाइड्रेंजिया पौधे के फूल एक आता है पौधा, और यहाँ पे आपका दिया हल्दी। अब कृत्रिम का मतलब होता है जो हम अपने से बनाते हैं। कृत्रिम को हम कहते हैं मानव निर्मित। कृत्रिम क्या करते हैं, मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बनाया गया उसे कहते हैं कृत्रिम वस्तुएं, चाहे मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो ये रासायनिक पदार्थ है मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फथेलिन है। मतलब जो फिनाल होता है ना उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्या रहा है, फिनाल्फथेलिन। अब ये गंधी सूचक होता है। मतलब ये 3 तरीके से हम एसिड को चेक कर सकते हैं, लिटमस पेपर के जरिए, इसके जरिए और इसके जरिए। तो इसमें क्या होगा देखेंगे, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षार माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग के तेल। ठीक है, अगर प्याज को एसिड में डालोगे तो इसकी गंध अलग आएगी, और क्षार में डालोगे तो इसकी गंध अलग आएगी। वैसे लौंग से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन क्षार है कौन अम्ल है। तो अब एक तरफ एसिड ले लीजिए, एक तरफ क्या लीजिए, क्षार लीजिए। अब क्या करिए, प्याज उसमें भी डालिए, प्याज इसमें डालिए, तो देखिए उसमें से गंध अलग आएगी और इसमें से गंध आपकी अलग आएगी। देखिए जैसे कह रहा सूचक, प्राकृतिक सूचक, अगर लिटमस है तो क्या करेगा, अम्ल, उसे लाल कर देगा। लिटमस पेपर है तो हम लोग उसे लाल कर देगा, और ये क्या करेगा, उसे नीला कर देगा। अगर लाल पत्ता गोभी का रस है, ठीक है, लाल पत्ता गोभी का रस है, अगर उसमें हम एसिड डालेंगे तो एसिड कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो जो भी आप भूत प्रेत वाले होते हैं ना, इसी का इस्तेमाल करते हैं, इसी का इस्तेमाल करते, ले लेंगे चाकू, चाकू के बाद नींबू लिए रहेंगे, तो नींबू आपको क्या रहेगा, एसिड रहेगा। और चाकू हमारा क्या है, जैसे लाल पत्ता गोभी का रस का है, तो चाहे तो उस पर रस क्या है, पत्ता गोभी का जो रस है उस पर चाकू पे बढ़िया से लगा देंगे, लेप कर देंगे, और रस में डीप कर कुछ देर तक रखे रहेंगे, वो उस पर चिपक जाएगा। तो इसके बाद नींबू को धीरे धीरे काटेंगे और वो नींबू क्या हो जाएगा, रेड होता जाएगा। तो लगेगा भैया भूत प्रेत पकड़ा हुआ है, चुड़ैल सब बाहर निकल के आ जाएंगे। तो ऐसे करके वहाँ पे काम ये होता है। और क्षारक में क्या होता है, वही हरा हो जाता है। तो अब नमक रखे रहेंगे, तो नमक पे जैसे इसे करेंगे तो देखो अब इसका कलर बदल रहा है। पहले तो दिखाएंगे लाल काट के कि भैया भूत आ गया। अब इसको भगाना है तो क्या करेंगे, नमक लाओ, तो नमक लोग फूकते हैं, फूक के क्या करते हैं, नमक चटाओ फूक के। तो चाटने से पहले क्या करेंगे, देखना मैं चाकू को इस पर रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हरा हो जाएगा। अब ये सही हो रहा है, हरा का प्रतीक आ रहा है। तो यही होता है भूत प्रेत वाला। अब हल्दी है, हल्दी में कोई बदलाव नहीं होते हैं, ये क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अगर भैया कहीं तेरही में गलवा, ठीक है, या कहीं शादी ब्याह में गए हैं, अगर खाना बढ़िया तेल मसाला खाएं, कहीं शर्ट वोट अगर वाइट पहने कहीं गिर गया, अगर कहीं पे गिर गया, जैसे ही उसको सोडा से धोना स्टार्ट करेंगे तो क्या होता है, वो रेड हो जाता है। रेड इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे क्या लगी हुई है, हल्दी लगी है आपकी, वो हल्दी लगी है। और सोडा हमारा क्या होता है, क्षार होता है। जैसे ही सोडा उस पर हल्दी पे गिरता है वो किस कलर हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, अगला है हाइड्रेंजिया के फूल का रस। ये किसी को पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, एसिड में नीला हो जाता है और इसमें क्या होता है, गुलाबी कलर देने लगता है। तो ये सब जादू टोना वाले जो होते हैं वहाँ पे काम करेंगे कि देखो ये 2 गिलास लिए, दोनों गिलास में एकदम पानी वही है, ये दिख रहा है, इसमें डालेंगे तो अलग हो जाएगा, इसमें डालेंगे तो अलग हो जाएगा। अब नॉर्मल पर्सन जो होते हैं, जिनको नहीं पता है कि एसिड और बेस क्या होते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, उलझ जाएंगे, वहाँ पे दिमाग आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। कृत्रिम सूचक है ये मेथिल ऑरेंज है, ये लाल कर देता है, और ये क्या हो जाता है, पीला। जब इसमें एसिड डालेंगे तो लाल हो जाएगा, और इसमें जब ये डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पीला। प्याज का रस देखिए गंधी सूचक है। जब प्याज का रस है, जब प्याज को हम एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो तीक्ष्ण गंध देती है। क्या देती है, तीक्ष्ण गंध देती है। लेकिन जब प्याज को नमक के साथ करते हैं तो कोई गंध नहीं देती है। नमक प्याज सब खाते हैं ना, नमक प्याज जब हम खाते हैं तो क्या वहाँ से कोई गंध ये नहीं देती। जब सोडा के साथ कोई प्याज को मिला हो तो कोई गंध नहीं देगी, लेकिन तीक्ष्ण गंध कहाँ देगी, जैसे वहाँ पे एसिड होगा। जैसे हम कहते हैं कि जब प्याज काट लगे, प्याज आप काट लिए, प्याज काट के रखें तो कम स्मेल देती है। फिर जैसे ही चन्ना खाए स्टार्ट करवा, तो चन्ना में जब प्याज काट के लगा, जब नींबू निचोड़ेंगे वहाँ पे, फिर फेंटेंगे, तो जब नींबू एसिड होता है और वो प्याज होता है, तब उसके साथ उसकी गंध क्या होती है, फैल जाती है। तो कभी भी देखिएगा जहाँ पे चना वना का व्यवस्था रहता है, तो वहाँ अगर नींबू डाला जा रहा है प्याज में, तो उसकी स्मेल बढ़ जाती है। तो लोग कहते हैं भैया प्याज की सुगंध और अच्छी हो, सुगंध अच्छी नहीं हुई, बस उसकी स्पीड क्या हुई है, बढ़ गई है।
किसके वजह से? एसिड के वजह से। वैनिला, इसमें समान गंध रहती है, इसमें कोई गंध नहीं होता है। लौंग का तेल में समान गंध, अगर लौंग के तेल को हम एसिड में डालेंगे तो क्या करेंगे? जैसे स्मेल करता है वैसे ही करेगा, लेकिन जब जैसे क्षार में डालेंगे तो उसका गंध क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, वहाँ से कोई गंध आपको देखने के लिए, मतलब सूंघने के लिए नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप लोग पोस्ट कर करके एक एक करके नोट कर लिया करिए। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, अब इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं? अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं? आपको पता है कि भौतिक गुण, ऐसे भौतिक गुण उसे कहते हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिससे हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, हमारा भौतिक गुण के अंदर आता है। और रासायनिक गुण से होता है कि मतलब जिसको हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, जिसे हम छू के महसूस नहीं कर सकते। वो रिएक्शन होने के बाद हमको समझ में आता है कि नहीं क्या चीज़ें बन गई। अगर मैं कहूँ अम्ल के साथ, अगर अम्ल के साथ, ऊपर हमने पहले ही बता दिया कि अम्ल के साथ अगर धातु मिलाएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो जब आप लोग ऐसे समीकरण देखिए ना, तो वहाँ पे आप दिमाग लगाइए, ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सा आप दिमाग लगाइए यहाँ पे कि देखिए हमको पहले ही पता है भाई कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हमको जब ये इतना पता है और ये पता है, तो एक काम करो, पहले हाइड्रोजन गैस को निकाल के बाहर फेंक दो। क्या करो? हाइड्रोजन गैस को पहले ही बाहर निकाल के फेंक दो, और बकिया जो बचा उसको यहाँ लिख दो। यही बस तो होता है। अगर मैं मान लो कोई और एसिड लेता हूँ, क्या करता हूँ, कोई और एसिड, जैसे मैं लेता हूँ H2SO4, क्या लेता हूँ? H2SO4, H2SO4 अगर मैं लेता हूँ, अगर इसके साथ मैं जिंक को रिलीज करता हूँ तो पहले हाइड्रोजन गैस निकाल दो, फिर इसके बाद जितना बचा है सब उठा के पटक दो के बीच में, वो हमारा क्या बन जाएगा? लवण। तो दिमाग लगाइए कि जो पहले हमको मिल जा रहा है पहले उसको निकाल के बाहर फेंकिए। मतलब सोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो सोल्यूशन को बाद में लिखिए, पहले जो वहाँ से रिलीज हो रही है पहले उसको लिखिए, उसको बाहर निकालिए, फिर इसके बाद जो बच रहा है सोल्यूशन को लास्ट में लिखिए। क्योंकि चाहे आपका तेल हो, चाहे मसाला हो, चाहे प्याज हो, सब एक ही जगह फेंट करके लास्ट में आएगा। अब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दीजिए, पानी को उड़ा दीजिए जब हम खाना पकाते हैं। तो सेम यही काम यहाँ पे भी है। और क्षार के साथ भी वही है, क्षार के साथ जब मिलाएंगे तब भी क्या करेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन क्षार में क्या होता है? OH होता है, और इसमें क्या होता है? इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ पे जिंक आपका दिख रहा है, यहाँ पे भी जिंक है, यहाँ पे क्या है? सोडियम जिंकेट दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? जिंक क्लोराइड दिख रहा है आपको। तो ये फार्मूला सब आप याद करके रखिएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख दिया है क्या हो रहा है कि पाप टैंक हाइड्रोजन गैस से निहित प्रश्नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पाप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति में दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये आपका प्रयोग दिया हुआ है, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, अगर धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अगर अब क्रिया करवाई जाए, किसकी? अम्ल और क्षार की। मैं अलग अलग बता दिया था आपका अम्ल और क्षार का। अम्ल का तो मैंने पूरा बता दिया था, तो क्षार में हमने आपको नहीं बताया। क्षार में भैया हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि क्षार में कोनो अभिक्रिया होती ही नहीं है। क्षार में क्या होती है? क्षार में कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो आप लोग देखे होंगे पीछे कि मैं क्षार के बारे में कुछ बताया ही नहीं, लेकिन आपको मैंने अम्ल के बारे में बताया, लेकिन क्षार के बारे में हमने कुछ नहीं बताया। आइए अब देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर धातु और अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट को मिलाएंगे तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा। तो जब यह इतना बड़ा रिएक्शन दिखा था ना, तो इसमें करना क्या? पहले आप पानी निकाल लीजिए, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दिए, फिर बकिया जो बच रहा है उसको पटक दीजिए एक ही जगह लाकर। ये जो लिखा है ना 2, ये क्या लिखा है? 2NaCl लिखा है। और A³ का मतलब क्या होता है? A³ का मतलब हमने बताया था आपको, क्या कहते हैं? इसे विलेन कहते हैं। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में जब हम आपको जब रासायनिक अभिक्रिया जब संतुलित करना सिखा रहे थे, तो उसी समय हम आपको बताए थे कि क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, और क्या होता है? ये होता है आपका A³ मतलब विलेन। पिछली क्लास में आपको हमने अच्छी तरीके से बताया। अब यहाँ पे क्या करना है? पहले इसमें से देखिए, पहले आप H2O को निकालिए, तो देखिए H को यहाँ से निकाल दीजिए, निकल गया। अभी एक H बचा है, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 2H है, अभी एक H क्या है? बचा हुआ है। अब यहाँ पे क्या निकालना? O, तो O यहाँ से एक ठो निकाल दिया, तो अभी कितना है? अभी यहाँ पे 2O बचा है। तो पहले तो हमारा H2O पानी निकल गया, तो एक काम करो यहाँ से दोनों H निकाल दो, यहाँ से दोनों H निकल गया तो हो गया H2O, और यहाँ से अभी 2O बचा है। अब जो 2 ठो है ना, तो एक तो यहाँ आ गया था, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, 2 ऑक्सीजन को उठा के कहाँ पटक दीजिए? यहाँ पे, और एक कार्बन को तो ये निकाल दीजिए। देखिए आपको बच क्या रहा है? Na2 और 2Cl बच रहा है। मतलब यहाँ पे 2 लिखा था तो 2Cl और 2 ये बचा है। 2 आपको क्लोराइड बचा है, 2 आपका सोडियम बचा है, तो बस बीच में उसी को रख दीजिए। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जो यहाँ 2 है तो हम इसको Na
तो भी लिख सकते हैं और Cl2 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब दोनों चीज़ आपस में कॉमन होती है तो इसको हम बाहर एक बार लिख देते हैं, जैसे आप क्या मैथ में करते हैं। ठीक है, आइए आप आगे देखते हैं। अगला मेरा क्या है कि अगर अम्ल के साथ धातु बाइकार्बोनेट करेंगे तब वो बतिया वही बनेगा भैया कि आपको जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पहले ही बाहर निकाल लीजिए, इसके बाद जो बचा उठा के कहीं पे रख दीजिए। बस कुछ नहीं था, यहाँ पे 2 था और इस वाले में यहाँ पे 2 नहीं है। यहाँ पे सोडियम 2 बार था लेकिन यहाँ पे सोडियम क्या है 1 बार है और कुछ इसमें है नहीं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि चूने के पानी का टेस्ट, मतलब चूने के पानी को कैसे आप टेस्ट करेंगे। अगर चूने के पानी को आपको टेस्ट करना है तो कैसे टेस्ट करेंगे। देखिए चूने के पानी को टेस्ट कैसे करते हैं। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ प्रवाहित पानी दूधिया, मतलब ये कह रहा है कि जब चूने के पानी के साथ क्या करेंगे तो दूधिया बन जाता है। एक बार देखिए, प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, जब आप अपने लाइफ में डेली में आप यूज करते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं, मतलब चूने का पानी का मतलब कर रहा है कि जो चूना होता है वो उसका कलर क्या होता है दूधिया। तो आपको अच्छी तरह पता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी विद्यमान है, आपकी ऑक्सीजन गैस भी है, तो उसी के लिए क्या हो जाता है उसका सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। अगर मान लो कैल्शियम, वही अच्छा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर फूंकते हैं अगर मुँह से तो क्या होता है उसके ऊपर क्या होता है सफ़ेद अवक्षेप, मतलब जैसे भैया दूध में कैल्शियम पाया था कि नहीं, तो दूध में कैल्शियम पाया, जैसे ही दूध की खूब गर्मा देगा, अगर दूध खूब गर्म कर दिए कुछ देर उसको छोड़ देंगे तो ठंडा होकर उसके ऊपर साड़ी बन जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है अवक्षेप कहलाता है। वो क्या कहलाता है अवक्षेप कहलाता है। तो उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। चूना की भी इस तरह है, चूना पानी घोल दीजिए खूब देर तक फिर छोड़ दीजिए तो उसके ऊपर साड़ी की तरह जम जाती है, वही क्या होता है उसी को कहते हैं सफ़ेद अवक्षेप। कभी कभी मछली पालन कोई किया रहता है तो उसमें भी हम चूना फेंकते हैं ताकि भैया पानी को साफ़ करने के लिए, तो देखते हैं चूना क्या करता है पानी को काटते रहता है, काट के साफ करता है और ऊपर क्या परत जम जाती है, वही क्या कहलाता है सफ़ेद अवक्षेप। कर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर, अगर पानी में खूब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो चूना है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आप ज़्यादा कर देंगे तो जल में क्या होगा, ये जल में घुलनशील हो जाएगा, मतलब पानी में क्या करेगा वो घुल जाएगा चूना। ठीक है, आते अम्ल एवं क्षार परस्पर, अगर अम्ल क्षार को मिलाएंगे तो हम आपको बताए थे कि लवण और जल बनाते हैं, और जब भैया लवण और जल बना दे तो इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप मतलब इसके बाद हमारा क्या बनता है लवण और जल प्राप्त होते हैं और इसी क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये रिएक्शन आप जरूर याद करके रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर जिसको लग रहा है कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड कम करके आराम से देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए जब तक चीज़ें समझ में नहीं आए। ये देखिए, अगर प्रबल अम्ल को दुर्बल अम्ल के साथ मिला रहे हैं तो अम्ली बन रहा है। पीछे के भुला जाए भैया, पीछे के भुला जाए, पीछे क्या है, पीछे सब जल 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 बन रहा है तो दिमाग में भूल जाए कि क्या है। और यहाँ पे क्या है, एक तरफ अम्ल 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 है, एक तरफ अम्ल है, दूसरी तरफ क्या है क्षारक है, और लास्ट में बन क्या रहा है जल। ये तो कॉमन चीज़ है, इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब दिमाग लगाना कहाँ है, यहाँ पे अगर अम्ल ज़्यादा मतलब प्रबल, अम्ल प्रबल हो और दुर्बल क्षारक, तो जवन भैया प्रबल रही वही क्या होगा बनेगा। प्रबल अम्ल तो प्रबल अम्ल तो क्या बनेगा अम्लीय लवण, और प्रबल क्षार यहाँ पे क्या है प्रबल क्षार तो क्या बनेगा क्षारीय लवण बनेगा। अब इसमें क्या है, ये प्रबल है ये भी प्रबल, ये दुर्बल है ये भी दुर्बल। जब दोनों बराबर बराबर का लड़ाई हुई तो भैया वहाँ पे क्या होंगे उदासीन हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर आमने सामने की टीम दोनों बराबर में है तो दोनों में जब यह मार पिटा होगा तो एक को कुछ बचेगा नहीं। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपने में लड़े जा रहे हैं, अब बेचारा न्यूट्रॉन क्या रहा है उदासीन बैठा हुआ है। तो काम यहाँ पे क्या हो रहा है उदासीन मतलब न्यूट्रॉन की बात की गई है। तो आपको बस एक बात फिर से मैं बताना चाहता हूँ, क्या आपको याद करना है एकदम अच्छे समझिए, एक लाइन में आपको याद हो जाएगा। अगर प्रबल है यहाँ पे तो यहाँ पे जो प्रबल अगल है यहाँ पे प्रबल अम्ल है तो यहाँ पे क्या होगा अम्लीय लवण बनेगा। अम्ल था अम्लीय बना, यहाँ पे प्रबल क्षारक है तो यहाँ पे क्या बनेगा क्षारीय वाला ही बनेगा। अब यहाँ पे यो तगड़ा वाला, यहाँ दोनों कमजोर तो यहाँ कोनो काम नहीं होगा, मतलब उदासीन। और ये पानी तो फिक्स भैया हर स्थिति में पानी बन ही रहा है। तो अब याद रखिए दुर्बल दुर्बल प्रबल प्रबल उदासीन और जल।
अगर जवन ज़्यादा वही बनेगा, जो कम वो बनेगा नहीं। इससे आप चारों रिएक्शन क्या करिएगा, आप याद करके रखिएगा। अब अगले पे चलते हैं। अगला है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, हम ऊपर ही बता चुके हैं। इसमें भी देख लीजिए आप, धात्विक ऑक्साइड हमने आपको कल बताया था, पिछली क्लास में आपको मैंने बताया कि जिस कोई भी मेटल हो, कोई भी धातु हो, कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसके पीछे ओ जुड़ जाए तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड पढ़ेंगे। उसे क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड। तो क्या पढ़ेगा, कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोलिक अम्लों को मिलाते हैं तो देखिए यहाँ पे कॉपर क्या है, ये कॉपर क्लोराइड बन रहा है और यहाँ पे पानी। तो पहले पानी निकाल लीजिए, पहले क्या करिए, पहले पानी निकालिए वहाँ से, फिर बकिया जो बचा है उसको छोड़ दीजिए, हमारा क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है, मतलब विलयन का रंग क्या होता है, नीला हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये उदाहरण के लिए है। ये कह रहा है अधात्विक ऑक्साइडों के क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, जब अधात्विक होगा तब वो पानी बनाएगा, जो बकिया बचेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा आपका क्षार, मतलब लवण बन जाएगा। यहाँ पे ये बातें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अभी आपका बचा हुआ है, अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और बचा है, बस हम पढ़ेंगे बिरंजक चूड़ और जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा, कास्टिक सोडा, वहीं पे आपको क्या हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जलीय विलयन में अम्ल और क्षार। तो हम आपको पहले बताएं कि जलीय विलयन में जो अम्ल होते हैं हाइड्रोजन आए देते हैं और जो OH ऋणायन कौन देता है, क्षारक देता है। तो इसमें कुछ दिमाग लगाने की बात आपकी है ही नहीं। यहाँ कह रहा है H आयन H3 है तो हाइड्रोनियम, आपको हमने ऊपर ही बताया हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, OH है तो हाइड्रोक्साइड के रूप में पाए जाएंगे। क्षारक क्या है, हाइड्रोक्साइड के रूप में पाए जाएंगे। देखिए यहाँ OH है H2 और यहाँ प्लस, ये लास्ट में OH बच रहा है और यहाँ लास्ट में क्या बच रहा है, ये प्लस 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 कर रहा है, मतलब आपको क्या है H3O प्लस, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो H2O तो पानी बन जाएगा, H2O पानी बन जाएगा। एक तो बेचारा एक्स्ट्रा पड़ रहा है तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। एक लाइन में हमने लिखवाया था कि जो हमने एक लाइन लिखवाया था, जो क्षारक जल में घुलनशील होगा उसे क्षार कहते हैं। तो सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होंगे। इसको बहुत ध्यान समझिएगा, लोग यहीं फंसाते हैं आपको। ये लाइन को 2 बार रिपीट करेंगे, आपका दिमाग घुल जाएगा। इसको ध्यान समझिएगा। मैंने क्या कहा कि जो जल में घुलनशील होते हैं, वो जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षारक कहते हैं। ठीक है, तो क्षारक, बहुत सारे क्षारक थे जो जल में घुलनशील थे, बहुत सारे क्षारक थे जो जल में घुलनशील नहीं थे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो जल में घुलने वाला क्षारक है उसे क्षार कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ना, सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। वही क्षारक क्षार होंगे जो जल में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। बात समझ में आई? तो कह सकते हैं सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं लेकिन सभी क्षार क्या होंगे, क्षारक होंगे। और वही क्षारक क्षार होंगे जो क्या होंगे, जल में घुलनशील होंगे। आइए, ये कह रहा है जल के साथ अम्ल और क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्लता क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि जब अम्ल और क्षार को जब आप क्या करें, जल के साथ जब अम्ल और क्षार को जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है, मतलब थोड़ा ध्यान आपको रखना है। क्या ध्यान रखना है, हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। मतलब हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना, मतलब जहाँ पे अम्ल है उसमें जल को मिलाना चाहिए, ना कि जल में अम्ल को या क्षारक को। तो क्यों ऐसा कह रहा है, मिलाना, लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी। आपको पिछली क्लास में बताएं उष्माक्षेपी क्या होता है। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे आपको क्या होता है, उष्मा प्रदान होता है उत्पाद के साथ साथ, उसे कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये देख लीजिए भैया, ये पानी में अपना डाल के सेक कर रहे हैं, यहाँ पे अम्ल है, ये पानी है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने के बाद उत्पन्न उष्मा के कारण मिश्रण असफलित होना चाहिए ना, अस्फलित होकर बाहर आ सकते हैं तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र अम्ल की बात कर रहे हैं। अब आइए यहाँ से, जल को अम्ल में डालने से क्या होता है, मतलब वही क्या होगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और स्थानीय ताप के कारण कांच क्या होगा, टूट जाएगा। बस ये 2 चीज़ें आपको यहाँ से, आप देखिए ये चीज़ें आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा।
ये आपको हम पहले बता चुके हैं कि अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करनी है, अगर अम्ल के साथ धातु मिलेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। अगर अम्ल के साथ क्या बनेगा, अगर अम्ल करा लवण और, यहाँ कुछ कटा है क्या भाई, देखते हैं आगे। यहाँ पे चीज़ नहीं समझ में आएंगी तो आप पीछे वाले पेज पे देख लीजिए जहाँ पे हमने आपको चित्र बताया। अम्ल की अभिक्रिया, अगर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे इसका तो क्या बनेगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगर अम्ल के साथ क्षार का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल। अगर धातु कार्बोनेट के साथ करवाएंगे किसका, अम्ल का, तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। मतलब पहले ही हम इस सब चीज़ों को आपको लिखवा चुके हैं। दोबारा देखना चाहें देख लीजिए क्षारक के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं और एग्जाम्पल के साथ आपको बताए थे। इन दोनों में समानता क्या होती है मैंने बताया, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये भैया OH ऋणायन देते हैं। ये कितनी बार बता चुके हैं आपको। जब कोई अम्ल या क्षारक मिलाए जाते हैं तो वहाँ से क्या बोलता है, जाता है तो तनुकृत हो जाते हैं। तनुकृत मतलब आपस में क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। और जल में मिलाने पर ये आयन क्या है, H3OH, चाहे OH ऋणायन में इकाई अपना आयतन में कमी कर देता है, मतलब थोड़ा सा उसमें कमी आ जाती है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस इस पॉइंट को याद रखिएगा कि हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल और क्या देते हैं OH ऋणायन कौन देता है, क्षार। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता को चेक करना है तो मतलब आप यहाँ से सूचक वाली आपकी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। कह रहा है किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न आयनों पर डिपेंड करती है, मतलब वो कितना आयन दे रहा है। हाइड्रोजन मतलब कितना अधिक दे रहा है, OH ऋणायन कितना अधिक दे रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा उसमें, मतलब एसिड कितने हद तक है या क्षार कितने हद तक है, वो उसके आयनों पर डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में वो दे रहा है। ये कह रहा है किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जिससे हमने पहले बताया थर्मामीटर का आपका एग्जाम्पल देखें, ठीक है। यहाँ पे अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये कह रहा है ये सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों के रूप में पढ़ते, मतलब अलग अलग कलर देता है। जैसे लिटमस के पेपर को लिए थे हम, पात गोभी को लिए थे, लौंग को लिए थे, तो ऐसे क्या करता है ये अपना कलर चेंज करके देता है। तो हम उस कलर से पता करते हैं कि अम्ल है कि ये क्षार है। पीएच स्केल क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो जब भैया ये पीएच स्केल का मान 7 रहेगा तो विलयन क्या होगा, उदासीन। अगर जैसे ही 7 से क्या होगा, ज़्यादा। आप समझ में रहे हैं, ये लग रहा है कि 7 से ज़्यादा, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा, इधर जिधर ज़्यादा होता है उधर क्या होता है। अब ये कह रहा है क्या है, क्षारीय। आपको इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे अच्छी तरह देखिए 0 से 14 तक का पीएच होता है टोटल। इधर दुर्बल अम्ल दिया है, यहाँ पे प्रबल अम्ल दिया है, यहाँ पे ये दोनों। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपका रहा 7, क्या रहा, अगर रहा 7 तो मिलेगा आपको उदासीन। उदासीन का मतलब मिलेगा क्या, पानी। अगर ये इससे कम हुआ तो अम्लीयता बढ़ने स्टार्ट। अगर ये इधर से बढ़ा तो क्षार क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट। जितना मान ज़्यादा रही, अगर भैया 8 है यहाँ 6, तो समझिए जो इसका मान 8 है उसमें क्षार ज़्यादा है। इधर जितना कम होगा, इधर जितना कम होगा, 7 से कम जितना जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, उतना ही क्या होगा, इसका अम्लीयता का मान बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं 7 से कम अम्ल, 7 से ज़्यादा क्षार, और 7 रहेगा तो उदासीन। बस इतना आप याद करके रखिए। अब यह है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है कि आप देखते हैं कि भैया पेट में जब लीवर में जब भोजन नहीं पचता है तो वहाँ इसी का काम आता है। कह रहा पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील। संवेदनशील तो समझ रहे हैं, संवेदनशील का मतलब जो हमारे अंग हैं, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसे हम कहते हैं संवेदी अंग। इन्हीं के जरिए जब हमको ठंडा, गर्म, जलन, जब इन सब का हम अनुभव करते हैं उसे कहते हैं संवेदनशील। ये कह रहा है संवेदनशील के लिए कि अगर, कहाँ गायब हो गया भाई, यही था ना, अगर 7 से 7.8 के बीच परास, मतलब इसका रेंज दे रहा है, अगर 7 से 7.8 के बीच में हमारे शरीर का कार्य, मतलब हमारे शरीर में जो पीएच मान है वो 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। जो खाना हमारा पचता है, अम्ली होता है ना, पेट में जलन होती है हमारे। अब वर्षा के जल पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्ली, मतलब जब हम पहली बारिश होती है तो अगर उस पानी का पीएच मान 5.6 से कम है तो समझिए वो वर्षा क्या कहलाएगी, अम्ली। तो लोग कहते नहीं है कि भैया पहली बारिश में गीला मत हुआ, नहीं तो क्या होगा, फोड़ा, फुंसी, फोक्चा, ये सब क्या खसरा उसरा होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो रिफाइंड फैक्ट्री जो है आगरा में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे
सल्फर गैस बहुत ज़्यादा निकलती है। जब बारिश होती है तो H2O और ये H2 मिलके क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। तो वहाँ से क्या करता है, वही ताजमहल पे जाके गिर रहा है, जिससे ताजमहल का रंग और खूबसूरत होता जा रहा है, मतलब उसका कलर ख़राब हो रहा है भाई, ठीक है ना। उसका कलर क्या हो रहा है, उसका कलर ख़राब हो रहा है इसी वजह से। देखिए मिट्टी का pH मान क्या होता है। अब जैसे मिट्टी में हम क्यों करते हैं, कहीं भी गोबर का खाद था तो कहीं यूरिया था, कहीं डाई था, कहीं पोटास था, वो क्या करते हैं, उसकी अम्लता को कम और ज़्यादा करने के लिए हम ऐसा काम करते हैं। अच्छी उपज के लिए पौधे का एक विशिष्ट pH परास का आवश्यकता होती है। मतलब यदि किसी स्थान की मिट्टी का pH मान अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिला सकता है। अपने हिसाब से खाद गोबर वाला छिड़कना है कि डाई छिड़कना है कि यूरिया छिड़कना है कि पोटास छिड़कना है। हमारे पाचन तंत्र का pH मान ये कह रहा है, हमारा उदर मतलब पेट, हमारा उदर मतलब पेट, जो हमारे पेट में HCl तैयार होता है, जो हमारे पेट में क्या तैयार होता है, HCl हाइड्रोलिक अम्ल जो तैयार होता है, उत्पन्न करता है, जो भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। अपच की स्थिति में जब खाना भी न पचे, जब खाना क्या हो, न पचे, अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। जब खाना नहीं पचता है तो हमारा पेट के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, श्लेष्म कोशिकाएं होती हैं। आपको अगले चैप्टर जब हम बायो पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो वहाँ से हमारे HCl तैयार होता है, फिर वहाँ से बेस श्लेष्म कोशिकाओं से तैयार होती हैं, फिर आपस में रिएक्शन करके जल और लवण बनाते हैं, तब हमारी भूख क्या होती है, मर जाती है। जब हमको भूख लगता है तो जो एसिड हमारे पेट में वो क्या करता है, जलन पैदा करता है। जब पेट में जलन होता है तो हमको लगता है भूख लगी, तो पेट में हमारे जलन होती है। अब कुछ देर अगर भूख का आप रोके रहेंगे 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, तो कुछ देर बाद क्या होता है, अब जब लगेगा कि ये अंदर तो हमको अपने से कंट्रोल करना नहीं होता है, ये सारी चीज़ें अपने से हो रही हैं, तो अब जब बर्दाश्त नहीं होता है तो वहाँ से फिर श्लेष्म कोशिकाओं से हमारा बेस रिलीज होता है, और बेस क्या करता है, उस एसिड को मार देता है। फिर इसके बाद लवण और जल वहाँ से बन जाता है, फिर इसके बाद भूख हमारी मर जाती है। फिर भी कच्चा ढेका रहा वाला कि खाना पेट में बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। ये कह रहा है जिसके कारण उदर में दर्द होने लगता है। अच्छा, जब एसिड हमारे पेट में रिलीज होता है तो क्या होता है, हमारे पेट में क्या होता है, दर्द होता है, जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्या कह रहा है, एंटासिड, मतलब वो जो इनो देखते हैं भैया, इनो क्षार, वो क्या होता है, एसिड की मात्रा पेट में ज़्यादा हो गई तो कहेंगे भैया इनो पीजिए। इनो पीने से क्या होगा, क्षार जाएगा तो उस एसिड को मारेगा, फिर इसके बाद भोजन क्या करेगा, पचाएगा। तो कोल्ड ड्रिंक दबा के लोग पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या पाया जाएगा, हमारा क्षार मिलता है। तो कहते हैं क्षारों का उपयोग किया जाता है जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। मतलब जो अम्ल की अधिक मात्रा, जो हमारे पेट में एसिड ज़्यादा है, उस एसिड को क्या करता है, वो क्षार क्या करता है, उसको उदासीन करता है। जिससे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अब आ जाइए pH। अब मुंह में देख लीजिए भैया, अगर pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मतलब दांत कहाँ झड़ला, दांत झड़ने का रीजन भी क्या है, कहीं ना कहीं एसिड हमारा है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे, अगर ज़्यादा मात्रा में आप खट्टा खा लेंगे तो क्या होगा, दांतों का क्षरण होने लगेगा, दांत धीरे धीरे क्या होंगे, खुरदने होने लगेंगे, मतलब झड़ने लगेंगे, टूटने लगेंगे, आपके नुकसान होने लगेंगे। कह रहा अगर मुँह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दाँतों का क्या हो जाता है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मतलब क्षय मतलब होता है क्षरण, मतलब खराब होना प्रारंभ हो जाता है। तो दांतों का इनेमल, जिसको क्या करते हैं, दंतवल, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। मतलब कैल्शियम फास्फेट से क्या होता है, ये बनाता है। कैल्शियम क्या हुआ, कैल्शियम आपका धातु है। कैल्शियम क्या है, धातु। जब धातु के साथ एसिड मिलेगा तो आप रिएक्शन कुछ देर पहले पढ़े हैं कि क्या बना देगा, लवण और जल। तो भैया एक तरह से दांत क्या होगा, आपका लवण बन जाएगा, पानी बन जाएगा, धीरे टूट क्या होगा, बिखरने लगेगा। तो वही कह रहा है कि मैं घुलता नहीं है, लेकिन मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। मतलब ये इतना कम होगा तो आपका तुरंत घुल नहीं जाएगा दांत, वो क्या हो, धीरे धीरे टूटने लगेगा, संक्षारित होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। तो क्षारीय दंत मंजन का, अच्छा जो हम टूथपेस्ट करते हैं ना, जो मंजन करते हैं ना, उसमें क्या होता है, क्षारी होता है। क्या होता है, वो क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करते हैं, जिससे अम्ल की अधिकता को क्या करता है, वो उदासीन कर देता है। ठीक है, अगला हम देते हैं पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मतलब ये कह रहा है आत्मरक्षा, मतलब हमको क्या करना है भैया, खुद को बचाना है। किससे बचाना है, पौधों से और किससे, पशुओं से। तो कुछ ऐसे जीव जंतु प्राणी हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, तो उनसे क्या करना है, हमको बच के रहना है। जैसे हम देख लो मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी से बच के रहिए। एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का, मधुमक्खी हो गया। मधुमक्खी के बाद आप किसको लेना चाहेंगे, आप ले लीजिए क्या, बिच्छू को ले लीजिए, ठीक है, सर्प को ले लीजिए। ये सब क्या है, ये एक प्रकार की एसिड छोड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको जलन होने लगती है।
तो डंक मारे गए अंग पे बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम मिलता है। कहीं अगर भैया चींटी काट ले, कहीं अगर आपको बिच्छू मार दे, ठीक है, तो क्या करिए, अगर वहाँ पे खाने वाला सोडा क्या होगा, वहाँ पे खाने वाला सोडा, वही लिखा ना भाई, कहाँ गया, हाँ बेकिंग सोडा, तो खाने वाला सोडा वहाँ लगा देंगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ आराम मिल जाएगा, मतलब आपको वहाँ थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा। एक होता है नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़े जाते हैं जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। तो एक भैया डाक पौधा आता है, उसकी पत्ती क्या करते हैं, वहाँ पे रगड़ देते हैं जहाँ पे क्या होता है, नेटल का डंक जो मारे रहते हैं, ठीक है। तो पौधा आपको मिल गया कौन, डाक वाला, और तो आपको पता ही है कि नहीं, बिच्छू है, मधुमक्खी दिया ही है, सर्प है, तो इन सब का दिया है आपको। अब आ जाते हैं भैया, इसको देख लेते हैं। अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक तो पीएच उदासीन। हमने आपको बताया कि अम्ल अम्ल मिल के क्या बनाते हैं, मतलब प्रबल प्रबल क्रॉस, दुर्बल दुर्बल क्रॉस, प्रबल जिसका ज़्यादा वही बनेगा, दुर्बल जिसका मतलब प्रबल जिसका ज़्यादा तो प्रबल अम्ल का ज़्यादा तो अम्ल बनेगा, प्रबल क्षार का ज़्यादा तो क्षार बनेगा। अभी कुछ देर पहले ऊपर आपको ये चीज़ समझाए थे। आज यहाँ से आपका नई टॉपिक स्टार्ट होती है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। तो आपको 1 2 3 4 5 में से आपको एक याद करना है। हम लोग के समय पहले यहाँ पे एक और रहता था भैया, बड़ा लंबा रहता था कि आप फिट करिए K2SO4 करके इंटू 24H2O करके, इतना लंबा रिएक्शन रहता था कि दिमाग खराब होता था। लेकिन आप इस बार सिलेबस में आप लोग के नहीं है, वो चीज़ हटा दिया गया है। तो यहाँ से हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड है। तो सबको एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि इसको हम क्या क्या कहते हैं। पहला हमारा NaOH, ठीक है ना। एक को देखते हैं। ये सोडियम क्लोराइड है, ये क्या भैया, सोडियम क्लोराइड। देखिए लिखा भी गया है सोडियम क्लोराइड, जिसका नाम नहीं लिखा होगा हम आपको बता देंगे। ये कह रहा है कि NaOH को क्या कहते हैं। अच्छा OH जुड़ा है ना, OH का मतलब क्षार, OH मतलब क्षार। तो यहाँ क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब देखो, जब एनोड जब लगाते हैं कैथोड और एनोड, तो ये एनोड पे जाके क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड पे कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। जो कैथोड होती है इसी के पास क्या NaOH बनता है। अब ये किस काम में आती भाई, हाइड्रोजन इसमें ईंधन काम करती है, क्लोरीन इसमें क्या करता है, जल की स्वच्छता, मतलब जो सोल्यूशन बन रहा है उसे क्या करता है, वो स्वच्छ करता है। और HCl क्या करता है, इस्पात की सफाई मतलब औषधि की सफाई करता है। और यहाँ कह रहा है NaOH क्या करता है, धातु से ग्रीज हटाने, मतलब धातु पे जो मैल वोल होती है उसे क्या करते हैं, हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने के लिए। NaOH किसका प्रयोग करते हैं, साबुन कागज शैम्पू ये सब बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं। ये कह रहा है विरंजक चूर्ण। अगला हमारा क्या होने वाला है, विरंजक चूर्ण। तो आप उपयोग में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि क्या है, धातु से ग्रीज हटाने के लिए इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। अगला हम देखते हैं विरंजक चूर्ण क्या है, सूक्ष्म बुझे हुए चूने मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। मतलब ये रख लिया भैया, इसको साथ क्या करना है, क्लोरीन का इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण बन जाएगा। अच्छा विरंजक चूर्ण का यूज कहाँ होता है, विरंजक चूर्ण का यूज कहाँ होता है, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक, विरंजक मतलब सफाई में, ठीक है ना। और कहाँ, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा में, और क्या रासायनिक उद्योग में, इन जगहों पे इनका ये उपयोग किया जाता है। पानी वाले जल को मतलब पीने वाले जल को जो जीवाणु से मुक्त करना, मतलब जो कीटनाशक वाले काम करते हैं तो वहाँ विरंजक चूर्ण भी डालते हैं, जिससे पानी क्या होता है हमारा साफ हो जाता है। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। यह एक दुर्बल असंक्षारक है और एक खाना पकाते समय, मतलब जब खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। तो मतलब देखेंगे भैया, जब हम ठोकवा को बनाते हैं, फ्लोर वलोर बनाते हैं ना, तंदूरी देखते हैं ना, तंदूरी में हम क्या डालते हैं, तंदूरी में एक खाने वाला सोडा डाल देते हैं। तंदूरी हो गया आपका, मतलब आज तो आजकल के ज़माने से केक हो गया, तंदूरी हो गया, और आप लेते ठोकवा जो बनाते हैं तो उन सब में हम क्या डालते हैं, यही खाने वाला सोडा डालते हैं, जिसकी उसकी साइज़ क्या हो जाती है, थोड़ी से बढ़ जाती है। खमीर को बढ़ाने के लिए इसका काम हम करते हैं, खाने वाले सोडे का, ठीक है। बेकिंग पाउडर कह रहा है इसमें अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रोटी या केक, अब ये बताया ना, खमीर को बढ़ाने के लिए, मतलब खमीर इसमें उठ जाता है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एंटासिड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल मतलब कहीं न कहीं आग उग लग जाए तो आग उग बुझाने वाला भी काम ये करता है,
ठीक है, आग बुझाने वाले में भी इसका काम हम करते हैं। अब आपका भैया धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा में देखिए Na2CO3 × 10H2 या Na2CO3 × 10H2, इसको याद रखिए। कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, जो ऊपर हम पढ़े थे, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टल से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारी है, यहाँ पे भी OH दिखा ना, यहाँ क्या कर रहा है, यह एक क्षार की लवण है, मतलब ये क्षार वाला लवण है। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज, ऊपर भी यही सब हो रहा था, उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पाद में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई, मतलब बर्तन वर्तन धोना हो तो जैसे बर्तन धोने होने में भी इसका उपयोग किया जाता है। हमने कहा ना भैया कि साबुन, शैम्पू, किसमें, साबुन, शैम्पू, फिनाइल, सब में इसका उपयोग होता है। धोने वाला सोडा है ना, सबका उसमें उपयोग आपका होता है। ये जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है, मतलब जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, मतलब थोड़ा जल को मुलायम और हल्का करने के लिए भी इसका काम करते हैं। आज का ये आपका लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहीं पर आपका क्लास होगी ख़त्म। आइए देखते हैं, ये दिया है CaSO4 × ½ इसको पढ़ेंगे ½ कह रहे जिप्सम को जब 273 केल्विन पे गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट मतलब आधा, यही लिखा है आधा, ½ बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ हो जाता है। बस आपको 2 लाइन याद रखना है और इसके बाद आपका उपयोग देख लीजिए क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियाँ, अगर ये प्लास्टर ना लगा ला, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई छत से कूद जाए, खेलने में कबड्डी कहीं हाथ टूट जाए, तो जब खेल कूद में कहीं या किसी कारण जब आपका हाथ पैर टूट जाता है तो जो उस पर जो मिट्टी चिपकाई जाती है वो एक तरह से मिट्टी होती है, वही क्या होती है, उसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें देखिए एकदम साफ साफ लिखा है कि अगर ये कह रहा है कि इतना केल्विन गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट, मतलब इसमें जो है कि पानी की आधा मात्रा है, इसमें पानी क्या है, आधा मात्रा है, इसमें पानी की आधा। H2 होता है तो पूरा होता है, हाफ है तो पानी की हल्की मात्रा होती है, आधा मात्रा होती है। और यह क्या करता है, यह सफ़ेद चूर्ण जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ, पानी मिलेगा भैया हल्का हो जाए, फिर जब इसको चिपका देंगे कुछ देर, जब पानी इसमें से उड़ जाता है तो फिर क्या हो जाता है, ये सॉलिड बन जाता है, मतलब ठोस बन जाता है। तो जहाँ पे प्लास्टर व्लास्टर लगता है, जब हड्डी उड्डी टूट जाए तो उसको सही जगह पर लाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने में, जो मूर्ति उर्ति बनती है, बच्चे का जो गुड्डा गुड्डी वाला जो खिलौना बनता है ना, उसमें भी इसका प्रयोग हम करते हैं। इसका उपयोग सतह को चिकना, मतलब सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। जो मिट्टी का हम बनाते हैं जब, तो उसके ऊपर जब हम प्लेन करते हैं, जो अंदर से जो मिट्टी नेचुरल वाली होती है बाहर से, उसको प्लेन करने के लिए, चिकना करने के लिए, मुलायम करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम हम करते हैं। लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। ये बेकार है, इसमें कुछ नहीं। आप यहीं पर आपका होता है ख़त्म। देखिए इसमें 5-6 अणु है, इसमें कितना 10 है। इसमें ये जो बाहर लिखाया था ना, ये किसी सिंबल में अगर ये बाहर लिखा जाए तो आप समझिए कि उसके अणु को लिख रहा है। एम्मा भैया जैसे कि पानी मान ला 1 गिलास है, H2O 1 गिलास, 5 लिख गया 5 गिलास, 10 लिख गया 10 गिलास, ये समझिए उसके अणु में क्या होता है, ये बढ़ जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी बेहतर तरीके से। अगर चीज़ें समझ में आई हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप लोग शेयर करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर आगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को देखने की संख्या बढ़ेगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा, उतना जल्दी क्या करेंगे, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। आपका मैथ पूरा कंप्लीट और साइंस पूरा, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो। आज ये केमिस्ट्री का हमारा दूसरा होने वाला है। जैसा आप लोग का इस पर सपोर्ट मिलेगा, फिर अगला वीडियो दिन आपको जल्दी ही ला के हम दे देंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं केमिस्ट्री सर 2 चैप्टर हो गया, कुछ और ले लीजिए, तो कुछ और ले लेंगे, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तब ना भैया, नहीं तो एक तरह से चलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।